हेलो दोस्तों, मैं युक्ता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। ठीक है, इसमें पहले देखते हैं तो वैद्युत अपघटन एवं वैद्युत अपघटन के बारे में। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं देखते हैं। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाती है वैद्युत अपघटन कहलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर HCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया जो है प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखते हैं तो 2HCl, ठीक है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में समझ सकते हैं आप है, और यहाँ पर है H2 यानी कि ये गैस फॉर्म में है, प्लस Cl ये भी गैस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस होकर के दोस्तों हमारा 2HCl बना है। ठीक है, बना है ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं सभी रासायनिक यौगिकों केमिकल कंपाउंड को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जो हमारा वो है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। ठीक है, पहले देखते हैं हम अम्ल के बारे में यानी कि एसिड के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं एसिड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे पाए जाते हैं या खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला है क्षार के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्षार के बारे में। तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में जो है कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, इसमें देखते हैं तो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर तो एक लिटमस पेपर लेंगे हम और अम्ल की जो है कुछ बूंदे अगर डालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नीले से जो है लाल में प्रक्रिया हो जा रही है। जो नीला कलर है वो लाल में जो है परिवर्तित हो जा रहा है, तो इससे हम अम्ल होगा वो। ठीक है, इससे हम पहचानेंगे कि ये प्रक्रिया जो हो रही है ये अम्ल में हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे मिथाइल आयन में तो रंग जो होगा वो लाल रंग होगा और फेनाफ्थलीन में रंगहीन होगा। आगे देखते हैं क्षार में जो प्रक्रिया होगी। तो क्षार में जो है लिटमस पेपर में अगर हम क्षार डालते हैं तो उसमें देखते हैं लिटमस पेपर में जो लाल रंग का होगा वो लाल से नीले में परिवर्तित हो जाएगा। जब लाल से नीले में परिवर्तित हो जाएगा ये प्रक्रिया हमारी क्षार में होती है। ठीक है, इससे हम क्षार पहचानेंगे कि ये हमारा क्षार में ये प्रक्रिया होती है और अम्ल में नीले से लाल हो जाता है, क्षार में लाल से नीला हो जाता है। और जो मिथाइल आयरन जो होता है इसमें पीला रंग होता है। रंग जो होता है मिथाइल आयरन में ये पीला रंग का होता है और फेनाफ्थलीन में गुलाबी रंग होता है। आगे देखते हैं अब अम्लों एवं क्षारों को परिभाषित करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों द्वारा कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखते हैं तो आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षार, इन्होंने अम्ल और क्षार दोनों के बारे में बताया है। देखते हैं तो स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांटे आगस्ट आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं इसमें वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं आर्हेनियस अम्ल कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ जो जल में घुलकर
हाइड्रॉक्सिल अथवा हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं, आर्हानियस क्षारक कहलाते हैं। आगे देखते हैं अगले वैज्ञानिक जो है वो है ब्रांसस्टेड लारी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। ठीक है, इसमें देखते हैं तो अम्ल क्षारकों को प्रभावित करने की दिशा में यह सिद्धांत जो है 1923 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था। देखते हैं दोस्तों अब जोहानेस निकोलस ब्रांस्टेड, ठीक है, डेनमार्क, तथा थॉमस मार्टिन लारी इंग्लैंड के थे। इस सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देने की क्षमता रखते हैं, ब्रांस्टेड लारी अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो हमारे जो है ब्रांस्टेड लारी क्षारक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं लुईस अम्ल एवं क्षारक। लुईस के अनुसार जो अम्ल और क्षारक बताए गए देखते हैं तो अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार देखते हैं वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है लुईस अम्ल कहलाता है। इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने की क्षमता रखता है लुईस क्षारक कहलाता है। आगे देखते हैं अम्लों के प्रकार। अम्लों को जो है कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो देखते हैं इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। अम्ल को देखते हैं, पहला है जो स्रोत के आधार पर बांटा गया है, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है, तीसरा है हमारा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर बांटा गया है, और चौथा है हमारा जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। अब देखते हैं इसमें स्रोत के आधार पर भी 2 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। अब ये इसके आगे जो दूसरा वाला है हमारा, अब देखते हैं उसमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। तीसरा जो है हमारा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसको जो है इसमें भी 2 भाग कर दिए हैं दोस्तों, 2 भाग है इसमें भी देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। चौथा जो है हमारा जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ये सांद्र अम्ल और दूसरा है तनु अम्ल। तो ये अम्लों के प्रकार थे दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल स्रोत के आधार पर जो 2 भागों में बांटा गया है इसको देखते हैं पहले। तो आगे देखते हैं दोस्तों स्रोत के आधार पर देखते हैं। तो इसमें देखते हैं स्रोत के आधार पर कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे देखते हैं पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक अम्ल, वो हमारे कहलाते हैं। सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, यानी कि अनिवार्य रूप से पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों के स्रोत हैं। आगे देखते हैं उदाहरण इसके। तो हो गया हमारा सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अब अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल देखते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड है दोस्तों। इसके अंतर्गत देखते हैं तो अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त किए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः वह यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा आध्यात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं इसमें तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल
HNO3 सर्व प्रमुख खनिज अम्ल हैं जिन्हें बेंज अम्ल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बेंज एसिड भी कहा जाता है, इसमें आगे है। आगे देखते हैं, अब है आगे ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर देखते हैं इसमें। तो अगला नंबर है, ये तो था स्रोत के आधार पर, और ये है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो इसमें देखते हैं ऑक्सीजन अम्ल, ऑक्सी अम्ल दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सी अम्ल है। तो इसमें इसके अंतर्गत वह अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं या होता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है हमारा। आगे है ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है, जिसमें जो है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ठीक है, तथा नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 ऑक्सी अम्ल के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब हाइड्रा अम्ल, ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं। तो हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है तथा हाइड्रोजन सांद्र हैलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हैलोजन क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो है के समान किसी तत्व जैसे साइनाइड CN से इसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, के साथ संयोजित होता है। आगे देखते हैं इसके उदाहरण जो है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक तनु अम्ल, ठीक है, HCl, यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर है हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, यहाँ पर है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसे जो है HBr से प्रदर्शित करते हैं, या है इसका जो है हाइड्रोसायनिक अम्ल अगला है, इसे जो है HCl से प्रदर्शित करते हैं आदि। ये थे इसके उदाहरण हाइड्रा अम्ल के, ठीक है। आगे देखते हैं अब हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर जो है वो है, अगला है इसमें जो दो प्रकार हमने बताए थे, ये है प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रबल अम्ल क्या है। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वह हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। जैसे देखते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, नाइट्रिक अम्ल हो गया हमारा जो है HNO3, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया HBr आदि प्रबल अम्लों के जो है उदाहरण हैं। अब देखते हैं यहाँ के दुर्बल अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल में देखते हैं तो वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं वह हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, तो ये है एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, ठीक है, फार्मिक अम्ल हो गया हमारा HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया हमारा H2S आदि जो है इसके उदाहरण है किसके, दुर्बल अम्ल के। आगे देखते हैं अब यहाँ पर जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर जो दो प्रकार हमने बताया था, तो यहाँ पर है पहला सांद्र अम्ल और दूसरा है तनु अम्ल। तो पहले देखते हैं सांद्र अम्ल। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है वह हमारा जो है सांद्र अम्ल कहलाता है। आगे देखते हैं तनु अम्ल, ठीक है, ये सांद्र हो गया, ये तनु अम्ल देखते हैं। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है वह हमारा तनु अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म हुई। आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।